बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन असलम साहब की बेटी घर से बाहर भाग गई तो बाप खुद ही अपना सर मुंडवा लिया और गले में जूतों का हाथ पहना। फिर अपनी बीवी से कहा, यह है वो तोहफा जो तुम्हारी बेटी ने मुझको दिया। खुदा की कसम, मुझे जहाँ भी तुम्हारी बेटी नजर आएगी तो फौरन गोली मार दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। माँ ये सुनकर परेशान हो गई। वो अपने शोहर के तेवर देखकर खौफजदा हो चुकी थी। हर नमाज के बाद अपनी बेटी के लिए दुआएं करती थी कि कभी भी बाप का सामना बेटी से ना हो, क्योंकि जब भी सामना हुआ तो किसी सूरत भी बाप अपनी बेटी को छोड़ेगा नहीं। 10 साल तक असलम साहब अपनी बेटी को तलाश करते रहे, लेकिन वो उसे कहीं न मिली। वो हैरान था कि उसे जमीन खा गई या आसमान। अपनी सर्विस पूरी हुई और जॉब से रिटायर हुए तो अपनी बीवी के साथ उम्र की शहादत हासिल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां दंग रह गए, क्योंकि उसकी बेटी रुबाब अपने शोहर के साथ एयरपोर्ट पर बैठी थी। बदकिस्मती, बेटी की सीट बाप के सामने थी, मगर असलम साहब ने अभी भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था और जल्दी से अपनी सीट से उठा, जहाज के बाथरूम में गया और उसके बाद असलम साहब अपनी बेटी रुबाब के लिए आज एक गिफ्ट लेकर आए थे। बीवी ने असलम साहब से पूछा, ये कौन सा गिफ्ट है और किस लिए लाए हो? जिस पर उसने अपनी बीवी को बताया कि ये मेरी प्यारी बेटी रुबाब के लिए। परसों इसकी सालगिरह है और सालगिरह के मौका पर इसने मुझसे कहा कि बाबा मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए, और इशारों इशारों में इसने मुझे बताया भी था कि इसे कौन सा गिफ्ट चाहिए, तो मैं वही लेकर आया हूँ। बीवी इससे बार बार पूछ रही थी, लेकिन वो बीवी को नहीं बता रहा था। बीवी ने इतना जरूर कहा कि परसों मेरी बेटी की सालगिरह है, सालगिरह के मौका पर ये गिफ्ट ओपन करूंगा तो खुद ही देख लेना। असलम साहब से यही कह रही थी कि आप तो जानते हैं कि हमारे घर के अखराजात कितने ज्यादा है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी बेटी को गिफ्ट ना दें, लेकिन अपने सफेद पोस्ट का ख्याल रखें। अपने पाँव देकर ही चादर फैलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कल को आपने अपनी बेटी की शादी भी करनी है। आजकल के जमाने में एक बेटी की शादी भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपकी तो 3 बेटियां हैं। इस पर असलम साहब ने अपनी बीवी से कहा, तुम हमेशा मायूसी की बातें करती हो। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह सबसे बेहतर करेगा। वो वहाँ से अता करता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं। और तौसीफ तो मेरा अपना भांजा है। मेरी बेटी अपने घर में ही जाएगी, लिहाजा तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बीवी ने जब ये सुना तो जोर से कहने लगी, हमने बचपन में अपनी बेटी की मंगनी तो सैफ से कर दी थी, लेकिन क्या ये एक दूसरे को पसंद भी करते हैं? क्योंकि तौसीफ तो 10 जमात से आगे बिल्कुल ना पढ़ सका। इस तरह के दोस्तों में बैठा है। ये भी आप जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। और माशाअल्लाह हमारी बेटी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, हर क्लास में आला पोजीशन हासिल हुई थी, लिहाजा रिश्ता भी उसके जोड़ का ही होना चाहिए। कभी कभी सोचते हैं कि मंगनी करके हमने थोड़ी जल्दी की। इस पर असलम साहब को अचानक गुस्सा आया। वो बीवी से कहने लगा, मुझे फजूल बातें मत करो। मैं अपने बच्चों का हमदर्द हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ। तुमसे ज्यादा समझता हूँ, अपने बच्चों का भला ही चाहता हूँ। मुझे मालूम है तौसीफ मेरी बेटी को पसंद करता है। मुझे इस बात की उम्मीद है कि रुबा भी उसे नापसंद बिल्कुल नहीं करती। तौसीफ मेरा अपना खून है, वो मेरा है, लेकिन कम अज कम मुझे ये तो तसल्ली है कि वो मेरा फरमान बरदार है, मेरी हर बात मानता है। वो कभी मेरी बेटी पर सख्ती नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे कहने पर मैं अपनी बेटी की शादी गैरों में कर दूं तो मुझे हमेशा इसका खौफ रहेगा कि अगर गैर अच्छे ना निकले तो मेरी बेटी का क्या होगा। वो कभी कुछ नहीं रह सकती और मैं उसे अफसरदा नहीं देख पाऊंगा। मैं जानता हूँ तो सिर्फ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सिर्फ 10 जमातें पढ़ा है, लेकिन अपना तो है। बीवी ये सुनकर शोर से ज्यादा बहस ना कर पाई। वो हमेशा से ही खामोश हो जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो असलम साहब से ज्यादा बहस करेगी तो उसे माँ भी मिल सकती है। लेकिन वो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों के लिए दुआ कर रही थी। तो बाप भी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि तौसीफ के साथ बचपन में ही उसकी मंगनी तय कर दी गई थी, लेकिन उसे वो सख्त नापसंद था। उसकी आदत की वजह से कई बार उसके सामने आ जाता, अजीब बातें करता और कहता, हाँ तुझे यूनिवर्सिटी छोड़कर आता हूँ। बार बार फोन करके उसे तंग करता, यही कहता कि मुझसे बात करो, मैं अकेले में तुम्हें मिलना चाहता हूँ। हालांकि रुबाब को गुस्सा आता था, लेकिन कभी उसने अपने बाप के सामने इस बात का इजहार ना किया। वो नहीं चाहती थी कि खानदान में झगड़ा हो बगैर किसी वजह से। वो रुबाब को वीडियो भेजता था, फिर यही कहता कि शादी के बाद हमारा ताल्लुक ऐसा ही होगा।
वो अजीब किस्म का नफ्सियाती इंसान था जो उसे तंग करता था। वैसे तो वो अपने मामू के सामने शरीफ बन जाता था, बड़ा ही फरमाबरदार, लेकिन उसकी हकीकत रुबाब ही जानती थी। अक्सर अपनी माँ से यही कहती, माँ आप लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया? मेरी इस शख्स के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी जो इखलाकी तौर पर गिरा हुआ है? ऐसा शख्स जिसकी तालीम इतनी ज्यादा जरूरी नहीं जितना कि शऊर जरूरी है। कई ऐसे लोग भी हैं जो अनपढ़ हैं, लेकिन कम अज कम उनमें शऊर तो है। वो औरत की इज्जत करते हैं, मगर ये शख्स मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं करता, ना ही करेगा। शादी के बाद मुझे काफी मसाइल का सामना होगा। प्लीज आप अब्बा से बात करें, ये मंगनी किसी तरह से खत्म करें। माँ ने बेटी से पूछा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? इस पर रुबाब थोड़ी देर खामोश रही, फिर अपनी अम्मी को एक बात बताई। वो माँ से कहने लगी, जो मेरा क्लास फेलो समीर है, मैं उसे पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, मुझे भी पसंद करता है और मेरा ख्याल भी रखेगा। माँ ने जब ये सुना तो उसने ठंडी आह भरी, फिर अपनी बेटी को प्यार किया और कहा, मैं तुम्हारे वालिद से बात जरूर करूंगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो मेरी बात मानेगा या नहीं। तुम जानती हो वो अपनी मर्जी ही करता है, अपनी मर्जी के खिलाफ किसी को बोलने की इजाजत भी नहीं देता। तुम हिम्मत करके खुद ही बात कर लोगी तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा बाप तुमसे भी मोहब्बत करता है, और अगर तुम खुद बात कर लो तो ज्यादा बेहतर है। रुबाब ने जब ये सुना तो कहने लगी, माँ मुझे अजीब लगेगा कि अब्बा से अपने रिश्ते के बारे में बात करूं। माँ ने बेटी से वादा किया, मैं जरूर बात करूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। आज रुबाब की सालगिरह थी। सालगिरह के मौका पर उसके बाप ने अपनी बेटी को एक गिफ्ट दिया, जो कि 1.5 लाख का कीमती मोबाइल था। रुबाब ये तोहफा देखकर काफी खुश हुई। उसने अपने बाप का शुक्रिया अदा किया। आज असलम साहब का मूड भी काफी अच्छा था और बीवी भी उसका इंतजार में थी कि उसके शोहर का मूड बेहतर हो, तो मैं रुबाब के बारे में उससे बात करूं, जो कि बहुत जरूरी है। मौका देकर उसने अपने शोहर असलम से बात की और कहा, देखिए बच्चों के मामले में हमें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। रुबाब का एक क्लास फेलो है जो उसे पसंद करता है और अपने वालिदैन को रुबाब के रिश्ते के लिए हमारे घर देखना चाहता है। ये हमारी बच्ची के मुस्तकबिल का मामला है, उसकी ज़िंदगी का मामला है। वो अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, पढ़ा लिखा भी है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में दुरुस्त फैसला कर लीजिए, ताकि मुस्तकबिल में उसे मसाइल का सामना न हो। असलम ने जब यह बात सुनी तो अचानक उसके चेहरे के तेवर बदल गए। उसने अपनी बीवी से कहा, ये जी चाहता है कि तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दूं। जो फैसला एक बार मैं कर चुका हूँ, मैं बार बार फैसले बदलता नहीं, और तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि मेरी बेटी के मामले में तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं उसका दुश्मन थोड़ी हूँ। वो मजीद कुछ कहने ही वाली थी कि असलम ने उसकी बात काट ली और कहा कि रुबाब के बारे में अब दोबारा मुझे बात करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। रुबाब की माँ ने उसे यही कहा था कि मैं तुम्हारे अच्छे नसीब की दुआ करूंगी, मगर इस मामले में अब विवश हूँ। मैं अपने शोर से झगड़ा नहीं कर सकती। तुम्हारा बाप किसी सूरत अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं। वो जो कहता है वो करके भी दिखाता है। अब तो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि समीर को भूल जाओ तो बेहतर है और तौसीफ के साथ शादी के लिए रजामंद हो जाओ। रुबाब ने जब ये सुना तो माँ से कहा, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? आप उस लड़के से वाकिफ हैं कि ये किस तरह का आदमी है? आज यूनिवर्सिटी में ब्रेक टाइम में वो समीर से मिली, काफी परेशान लग रही थी। समीर ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी तो वजह पूछी। रुबाब ने समीर को बताया कि मेरा बाप वजीद है, मेरी शादी उस जाहिल भांजे के साथ करना चाहता है। जरा उसको एक बार देखो तो सही, कितना अनपढ़ है, फजूल बातें करता है हर वक्त मेरे साथ। हालांकि मैं उससे दूर भागती हूँ, लेकिन वो मेरी जान नहीं छोड़ता। समीर कहने लगा, अच्छा तो फिर तुमने क्या सोचा, तुम चाहती हो? रुबाब कहने लगी, घर से भागने के सिवा हमारे पास दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं। समीर ने एक बार रुबाब की तरफ देखा और कहा कि सोच लो, ये जो तुमने बात की है ये बहुत बड़ी है, ये रास्ता इतना आसान नहीं हो सकता। बाद में तुम कभी अपने खानदान से मिल ना पाओगी। रुबाब कहने लगी, बाद की बाद में देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल मुझे सबसे बेहतर यही रास्ता नजर आता है, क्योंकि अगर किसी तरह मेरी शादी तौसीफ से हो गई तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। मेरा जीना वो हराम कर देगा, मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा।
उसी हफ्ते ही में हमें भागना होगा। तुम मेरी तरफ से परेशान न हो और तैयारी रखो। समीर ने जब ये सुना तो कहा, ठीक है, फिर मैं अपनी तरफ से तैयारी रखता हूँ, तुम भी तैयार रहना। यूनिवर्सिटी से वापस आई तो तौसीफ ने उसका रास्ता दोबारा रोका। रुबाब ने कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कहने लगा, वरना क्या करोगी? वरना कब तक ये नखरे दिखाओगी? एक ना एक दिन मेरे कब्जे में आ जाओगी, फिर मैं तुमसे एक एक चीज का हिसाब जरूर लूंगा। तमाम उन लम्हों का जब जब तूने मुझे इग्नोर किया, मुझे ठुकराया। रुबाब कहने लगी, इंशाअल्लाह ये लम्हा मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। उसने जोरदार कह कहा बुलंद किया और कहा, ऐसा मत सोचो, तुम दुल्हन तो मेरी ही बनोगी, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता मौजूद नहीं। रुबाब उससे बहस नहीं करना चाहती थी, लिहाजा जल्दी से अपने घर रवाना हुई। दिल में सोच रही थी कि मैं इसी हफ्ते यहाँ से चली जाऊंगी और तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारे साथ शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। बार बार अपनी बहनों और माँ के बारे में जरूर सोच रही थी, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि अगर उसने ये कदम उठाया तो शायद माँ और बहनों को हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन रुबाब के पास दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। तकरीबन 2 दिन बाद उसने घर से भागने का मंसूबा बना लिया था। आधी रात के बाद वो घर से भागना चाहती थी। वो बार बार अपनी माँ से मिलती। माँ हैरान थी, कह रही थी कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, खैरियत तो है, तुझे मुझ पर इतना प्यार कैसे आ गया? रुबाब कहने लगी, माँ बस कुछ नहीं, आप मेरी माँ हैं, मेरी प्यारी माँ। और फिर रोना शुरू कर देती। तकरीबन आधी रात का वक्त था, जब घर वाले सो रहे थे। वो घर की छत पर ही मौजूद थी। उसने अपने कपड़े बैग में डाल लिए थे, इसके अलावा कुछ जेवरात भी थे जो उसने समीर के कहने पर ही बैग में डाले थे। समीर ने उसे यही कहा था कि मेरे पास कुछ पैसे मौजूद हैं, तुम अपनी माँ के जेवरात लेकर ही आना, क्योंकि फिलहाल मैं तुझे लेकर घर नहीं जा सकता। हम सबसे पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर इसके बाद हम एक किराए के मकान में रहेंगे। इसी दौरान मैं अपने वालिदैन को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा और उनको बताऊंगा कि मैं इनकार कर चुका हूँ, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। उम्मीद है कि वो तुझे दिल से बहू कबूल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं तुझे घर ले जाकर बिल्कुल नहीं जा सकता। रुबाब इसके लिए रजामंद हो गई। आज उसने अपनी माँ की अलमारी खोली, उसमें से कीमती जेवरात जो उसकी माँ ने रुबाब की शादी के लिए संभाल रखे थे, वो जेवरात उठाए और छत पर जाकर बार बार घर के सामने गेट की तरफ देख रही थी, क्योंकि समीर ने यही कहा था कि मैं तुम्हारे घर के गेट के सामने ही आऊंगा। वो गेट से नहीं बल्कि छत से ही रस्सी की मदद से नीचे उतरना चाहती थी और उसका बंदोबस्त वो कर चुकी थी। बस अब समीर के आने की ही देर थी। तकरीबन रात के 2 बजे के करीब समीर की गाड़ी गेट के सामने खड़ी हो गई। समीर ने रुबाब को फोन किया कि जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन समीर ये नहीं जानता था कि रुबाब छत से उसे देख रही थी। रुबाब ने जो देखा कि समीर के साथ 3 और लड़के भी मौजूद थे जो गाड़ी में बैठे थे, और किसी तरह रुबाब ने उनकी गुफ्तगू सुन ली। जब उसने समीर से बात की और फिर समीर शायद फोन बंद करना भूल गया था या कोई और बात, मगर इस दौरानिया में समीर के दोस्तों की गुफ्तगू उसने सुन ली थी। वो कह रहे थे, साले तुझे तो लड़की मिल गई मुफ्त में, जेवरात भी साथ मिल गए, और हमें क्या देगा? लड़की तो तू हमें देगा नहीं, जेवरात में ही कुछ हिस्सा दे देना। रुबाब बेवकूफ नहीं थी, वो समझ चुकी थी कि उसके साथ धोखा हो रहा है। समीर का इरादा घर बसाने का बिल्कुल नहीं था, न ही वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो मुझे कुछ ऐसा इस्तेमाल करके बाद में जरूर छोड़ देगा और जेवरात अपने कब्जे में ले लेगा। उसने फोन पर समीर से पूछा कि अकेले आए हो या साथ कोई और है? वो कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, मैं अकेला ही आया हूँ, मेरे साथ कौन होगा? भला मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। रुबाब को गुस्सा आया, कहने लगी, दफा हो जाओ अभी के अभी, वरना पुलिस को कॉल करूंगी, दोस्तों समेत तुम्हें सबको गिरफ्तार करवाऊंगी। ये सुनकर समीर के रोंगटे खड़े हो गए कि ये लड़की तो सब जानती है और कहाँ से देख रही है। इतनी जल्दी से गाड़ी भगाई और वहां से फौरन रफू चक्कर हो गया। रुबाब को इस बात का अफसोस हुआ कि उसके साथ धोखा होने जा रहा था। वो छत से कुछ न देखती तो जल्द ही काफिर गाड़ी में बैठ जाती, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती।
खैर अब वो फैसला कर चुकी थी कि उसका बाप इसी महीने तौसीफ के साथ उसकी शादी करने वाला था, जबकि वो दिली तौर पर बिल्कुल मुतमिन नहीं थी और ना ही चाहती थी कि उसने अपनी माँ के जेवरात वापस अलमारी में रखे, पैसे अपने बैग में डाले और उसके बाद कुछ कपड़े भी बैग में डाले और फिर घर से चल पड़ी। सुबह की अजान हो रही थी जब वो घर से निकली। बगैर सोचे समझे वो अपनी मंजिल भी नहीं जानती थी, बस जा रही थी यही सोचकर अगर मैं घर में रही तो मेरी ज़बरदस्ती तौसीफ के साथ शादी हो जाएगी, जो मुझे मंजूर नहीं। इस शहर में उसका अपना कोई भी नहीं था, एक समीर ही था जिसने उसे धोखा देना चाहा था। सुबह हुई तो असलम साहब नींद से बेदार हुए। सुबह की नमाज अदा करने के बाद बेटी के कमरे में गए तो कमरे का दरवाज़ा खुला था। रुबाब मौजूद नहीं थी तो असलम मुख्तलिफ कमरों का जायजा लेने लगा। छत पर गया लेकिन रुबाब उधर भी नजर न आई। अब वो परेशान होने लगा, अपनी बीवी को आवाज़ दी और कहा, रुबाब कहाँ है? वो घर में मौजूद नहीं। माँ ने जब सुना तो काफ़ी परेशान हुई। देखा कि अलमारी में कपड़े भी वो अपने साथ ले गई, लेकिन ज़ेवरात अभी भी अलमारी में मौजूद थे। माँ की परेशानी में इजाफा हुआ। फिर अलमारी में एक खत भी पड़ा था जो कि उसने अपने बाप के नाम लिखा था। उसने यही लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर देना, अगर मजीद इस घर में रही तो तौसीफ मुझे ब्याह कर ले जाएगा और उस शख्स को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब किसी तौर पर ये अब्बा अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं, लिहाजा मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं घर से चुपचाप चली जाऊं। असलम सर से लेकर पांव तक पसीने से शरबूर हो चुके थे, अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान थे। अपनी बीवी से कहने लगे कि अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। अभी तक तो सारे मोहल्ले को इस बात का पता चल ही गया होगा। फिर मेरी बेटी शहर से घर से भाग चुकी है, अब मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगा? लोग तो मेरा जीना हराम कर देंगे, ना ही मैं दफ्तर में जा सकता हूँ। कुछ ही घंटों बाद सारे मोहल्ले को इस बात का पता चल चुका होगा कि असलम साहब की बेटी घर से भाग चुकी है। ऐसे लोग मुझ पर ताने कसेंगे, मुझ पर बातें करेंगे। जो मेरे मुखालिफ हैं वो तो बहुत खुश होंगे, मेरी बेटी तो मुझे एक किस्म की आजमाइश में डालकर ही जा चुकी है। वो काफी परेशान हुआ। गुस्से में एक उस्तरा उठाया और अपना सर मुंडवा दिया, गले में जूतों का हार पहना और फिर अपनी बीवी से कहा, ये है वो तोहफा जो तेरी बेटी ने मुझे दिया। माँ बहुत रो रही थी, रोते हुए जोर से यही कह रही थी कि मैंने आपसे कहा था कि वो नहीं करना चाहती तो उसी से शादी, आप जबरदस्ती उसकी शादी क्यों कर रहे हैं? असलम साहब को गुस्सा आया, उसने बीवी को मारा, फिर साथ साथ ये भी कहा कि तेरी तरबियत का नतीजा है। फिर अचानक कहने लगा, जरूर उसका वो दोस्त जो उससे शादी करना चाहता था वही उसे भगाकर ले गया होगा। यूनिवर्सिटी से पता चला तो उसका दोस्त समीर ही था। समीर से मुलाकात की तो उसने कहा, मैं आपकी बेटी को भगाकर नहीं लाया, उसने तो मुझसे भी शादी से इनकार किया था। वो यही कह रही थी कि मैं भी कैरेक्टरलेस इंसान हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो किसी और के साथ सेट है। असलम साहब की आंखों में खून उतर आया था। उसने समीर से यही कहा कि बकवास बंद करो, अगर मेरी बेटी के किरदार के बारे में कोई और बात की तो तेरी जबान काट डालूंगा। समीर कहने लगा, साहब लगता है आपकी मत मारी गई है, आपकी बेटी घर से भाग चुकी है, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, लिहाजा बड़ी बड़ी बातें करने का कोई भी फायदा नहीं, अपनी बेटी को तलाश करें। असलम साहब घर वापस आया, कहने लगा, सच सच बताओ तुम्हारी बेटी के कितने दोस्त थे? वो समीर के पास नहीं गई तो किसके पास गई? बीवी रोकर यही कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता और मेरी बेटी ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई। खुदा की कसम, मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे जहाँ भी नजर आई फौरन गोली मार दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं जो बात कहता हूँ उस पर अमल भी करता हूँ। ये सुनकर रुबाब की माँ रोने लगी। वो अपनी बेटी की सलामती के लिए दुआएं कर रही थी और कुछ नहीं जानती थी कि रुबाब उसे छोड़कर कहाँ चली गई। उसके तो कोई रिश्तेदार भी इस शहर में मौजूद नहीं थे, रिश्तेदार तो दुबई में थे। वहाँ भी फोन किया तो उन्होंने भी राज़ी का इजहार किया। वो अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही थी कि जिंदगी में कभी उसका सामना अपने बाप से ना हो, वरना ये बाप उसे नहीं छोड़ेगा। रुबाब बेचारी फुटपाथ पर बैठी थी। एक उम्रदराज औरत उसके पास आई, कहा, बेटी काफी परेशान लग रही हो, मुझे बताओ। रुबाब ने उसे कुछ न बताया।
लेकिन वो बार बार इसरार कर रही थी। फिर खुद ही कहने लगी, क्या तुम घर से भाग कर आई हो? अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो, मुझे अपनी वालदा ही समझो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और मेरे साथ जितने दिन तुम चाहो रह सकती हो। और रुबाब ने एक और गलती की और उस पर भरोसा किया और उस औरत के घर चली गई। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुई तो ये घर कम और कोठा ज्यादा लग रहा था। एक ऐसा कोठा जहाँ बहुत सी लड़कियां पहले ही मौजूद थीं। रुबाब चीखने लगी, वापस जाने लगी तो उसने पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया। वो औरत बार बार रुबाब से कह रही थी कि यहाँ से वापस जाने की कोशिश करोगी तो जान से मार दूंगी। मेरे हाथ काफी लंबे हैं, पुलिस वाले भी मेरी जेब में ही हैं और वो भी मेरे इशारों पर ही चलते हैं, लिहाजा अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। रुबाब परेशान हुई कि मैं किस मुसीबत में फंस चुकी हूँ। घर की दहलीज से बाहर खतरा ही खतरा है। कई किस्म के दरिंदे घाट लगाए बैठे हैं जो औरत को नोच कर खाने के लिए तैयार हैं। वो कमरे में बैठी रो रही थी। बाहर एक शख्स की आवाज सुनी। कोठे की मालकन इसे कह रही थी कि एक नया माल लाई हूँ, देखो तो हैरान हो जाओगी। ये काला सा मोटा सा शख्स था जिसने खिड़की से रुबाब को देखा। फिर कहने लगा, क्या बात है इस लड़की की, ये तो आग लगा देगी। बस जल्दी से इसे ट्रेन करो ताकि यह काम पर लग जाए। थोड़ी देर बाद कमरे में वो कोठे वाली घुंघरू वाली आई और उसके साथ ही एक और लड़की भी थी। वो रुबाब से कहने लगी कि जल्दी से ये घुंघरू पहन लो और ये तुम्हारी उस्ताद है जो तुम्हें ट्रेन करेगी। कोठे की मालकिन की बात सुनकर वो हैरान हुई और जब वो औरत वापस गई तो रुबाब ने लड़की की मिन्नत की कि किसी तरह मुझे इस जहन्नम से निकालो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वह लड़की रुबाब से कहने लगी, यहाँ आने का रास्ता तो है लेकिन जाने के लिए दरवाजे बंद हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो फिर मेरी भी जान को बहुत खतरा है। ये औरत हद से ज्यादा खतरनाक है। पुलिस भी इसकी जेल में है और अक्सर पुलिस वाले इधर चक्कर लगाते रहते हैं। रुबाब अब बेबस हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। समीर के बाद उस औरत ने भी उसे धोखा दिया जो माँ होने का दावा कर रही थी। रुबाब कुछ न खाती न पीती। मुलाजमा उसे खाना देने के लिए आई तो उसने मुलाजमा के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। मुलाजमा को उस पर तरस आया और उसने देखा कि रुबाब किसी एंगल से भी गलत लड़की महसूस नहीं होती और मजबूरी की हालत में इधर आई। उसने रुबाब से कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी लेकिन एक अच्छे मौके का हमें इंतजार करना पड़ेगा। मौका मिलते ही उसने रुबाब को जहन्नुम से बाहर निकाला। उस दिन एक बहुत बड़ा फंक्शन था। सारे लोग एक हॉल में मौजूद थे और मुलाजमा ने अपनी जान हथेली पर रखकर रुबाब को हवेली से बाहर निकाला। फिर उसे पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहोगी। रुबाब ने यही कहा था कि कराची में मेरी एक दोस्त है जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। मुलाजमा ने उसे एक रिक्शे में बिठाया और रिक्शेवाले से कहा कि इसे बस पर छोड़कर आओ और उस बस पर बिठाओ जो कि कराची जाती है। रुबाब रिक्शे पर सवार हुई। उसके बाद अपने दोस्त से भी राब्ता किया जिसकी कराची में शादी हुई थी। दोस्त ने रुबाब से यही कहा, मेरे पास आ जाओ, इधर तुम्हारी रिहाइश और जॉब का भी बंदोबस्त करूंगी। कराची पहुंचकर वो अपनी दोस्त के घर पहुंची। उसका नाम हानिया था। हानिया को जब पता चला कि समीर ने उसे धोखा दिया तो उसे बड़ी परेशानी हुई और ये भी कि उसकी जबरदस्ती आवारा शख्स से शादी हो रही थी। इस बात का उसे बहुत अफसोस हुआ। वो हानिया के साथ रहने लगी। हानिया का शोहर एक बैंक में जॉब करता था। हानिया ने अपने शोहर से भी कहा कि ये मेरी दोस्त है, अच्छी दोस्त है, अपनों ने इसे धोखा दिया, बेचारी हालात की मारी है और नौकरी की तलाश में है। हानिया के शोहर ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इसकी जॉब ढूंढूंगा क्योंकि लड़की बड़ी पढ़ी लिखी है, उम्मीद है जल्दी जॉब मिल जाएगी। इसके बाद रुबाब ने ही फैसला करना था कि वो आगे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहती है, या यहाँ ही सेटल होना चाहती है या फिर वापस कहीं और जगह जाना चाहती है। हानिया एक स्कूल में पढ़ाती थी जबकि उसका शौहर बैंक में जॉब करता था। रुबाब घर में ही बैठी थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रुबाब ने दरवाज़ा खोला क्योंकि हानिया की तरफ से उसे हिदायत थी कि हमारी गैर मौजूदगी में घर का दरवाज़ा किसी सूरत नहीं खोलना क्योंकि शहर के हालात ही कुछ ऐसे हैं।
इसके बाद हानिया के शोर ने आवाज दी कि दरवाजा खोलो, मैं हूँ। उस बेचारी ने दरवाजा खोला और पूछा कि आपने तो शाम 5 बजे आना था, अचानक कैसे आ गए? वो कहने लगा कि घर में कोई काम था। फिर उसने दरवाजा अंदर से बंद किया। रुबाब का हाथ पकड़ने लगा। रुबाब कहने लगी, मुझे छूने की कोशिश मत करें, आप ये क्या कर रहे हैं? हानिया का शोर कहने लगा, किस जालिम ने तुझे धोखा दिया? बड़ा ही बदनसीब शख्स था जिसने धोखा दिया। तुम लाखों में एक हो। वो आगे आने की कोशिश कर रहा था जबकि रुबा पीछे हो रही थी। वो रुबाब से कहने लगा कि मैं तुम्हें सेटल कर लूंगा, तुम्हारी जॉब का भी बंदोबस्त हो जाएगा। बस मैं जैसा कहता हूँ मेरी बात पर अमल करना और ये राज रखना। इसका इरादा खतरनाक था। रुबा बेचारी किचन की तरफ भागी, वहां से एक छुरी उठाई और कहा, मजीद भागने की कोशिश मत करना, आप पर हमला करूंगी या फिर अपनी नस्सी काट दूंगी। वो शख्स घबरा गया, फिर वापस जाने लगा, कहने लगा, मैं जाता हूँ, बस तुम अपने आप को जब मुझे नुकसान मत पहुंचाओ और ये चूड़ी नीचे रखो। इसके बाद वो घर से चला गया। रुबाब परेशान हुई। वो हानिया के घर से भी चल पड़ी, ये सोचते हुए कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। हानिया बार बार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन वो हानिया की कॉल पिक नहीं कर रही थी। न ही हानिया को उसके शोहर की हकीकत बताई। वो किसी का भी घर नहीं तोड़ना चाहती थी। वो एक दरबार पर जा पहुंची, लंगर से खाना खाया, खुदा का शुक्र अदा किया। किस्मत पर हैरान थी, दर बदर की ठोकरें खा रही थी। रात उसने दरबार के अहाते में गुजारी। एक मलंग बाबा ने उसे देखा तो पूछा, बेटी मुझे कोई मजबूर लगती हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रुबाब ने उसे यही कहा, मैं कुछ अच्छा यहाँ रहना चाहती हूँ, बस मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी जाए। मलंग बाबा कहने लगे, बेटी यहाँ रहने में मसला नहीं, लेकिन यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, इंसान की नीयत का कुछ पता नहीं चलता। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुझे कोई नुकसान न पहुँचाए। मलंग बाबा ने कहा, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो खवातीन के इदारे के मालिक हैं। उसके इदारे में कई लावारिस खवातीन रहती हैं। वो हर जुमेरात मज़ार पर आता है। अगर इस बार आए तो मैं उससे बात करूँगा। रुबाब अब खौफज़दा हो चुकी थी कि किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं करती थी। मलंग बाबा से भी यही कह रही थी, मैं इधर ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मर्द जात से मेरा एतबार उठ चुका है, सब एक जैसे हैं। मलंग बाबा ने रुबाब से कहा, बेटी मुझ पर एक बार भरोसा करके देखो, वो बहुत अच्छे शख्स हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। ये हाफिज साहब थे जो लावारिस खवातीन का एक इदारा चला रहे थे, जहाँ औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती थी, बाकी हुनर भी सिखाए जाते थे ताकि वो किसी के मोहताज ना रहें और सेटल हो जाएं। इदारे की तरफ से उनको खाना और रियायत की खरीदें मिल रहा था। इस जुमेरात जब हाफिज साहब आए तो मलंग बाबा ने उसे दरख्वास्त की कि यहाँ एक लड़की है, वो लावारिस है, उसे पनाह की ज़रूरत है, आप उसे अपने साथ ले जाएं। हाफिज साहब ने रुबाब के सर पर हाथ रखा, फिर उसे अपने साथ इदारे में ले गया। यहाँ रुबाब ने देखा, औरतें बहुत अच्छी हैं, मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ हैं, सिलाई कढ़ाई करती हैं और बाकी उन्हें हुनर सिखाए जाते हैं। हाफिज साहब एक अच्छे इंसान साबित हुए। हाफिज साहब ने रुबाब से उसकी कहानी सुनी तो उसे काफ़ी अफसोस हुआ। रुबाब ने उसे सारी हकीकत बताई, शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाक़या बताया कि आखिर वो घर से क्यों निकली। हाफिज साहब ने रुबाब को तसल्ली दी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपना बाप समझो। एक दिन हाफिज साहब का बेटा सुलेमान इदारे का विजिट करने आया तो उसकी नज़र रुबाब पर पड़ी। उसे रुबाब काफ़ी पसंद आई। वालिद से कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। हाफिज साहब ने जब यह सुना तो काफ़ी खुश हुआ और कहा, बेटा ये तो खुशी की बात है, रुबाब की ज़िंदगी बहुत दुखों से गुजरी है, हर तरफ से ये रुसवा हुई है, और इन हालात में अगर तू उसे सहारा देगा तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। सलमान की रुबाब के साथ शादी हुई और रुबाब की ज़िंदगी बेहतर हो गई। ये एक अच्छा शख्स था। असलम साहब काफ़ी अर्सा अपनी बेटी को तलाश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए। फिर जब रिटायर हुए तो बीवी के साथ उम्र की सआदत हासिल करने के लिए चले गए। एयरपोर्ट पहुंचे तो 12 साल बाद उसकी नज़र रुबाब पर पड़ी। उसका खून खोलने लगा। उसने अपना चेहरा मास्क में छुपाया, बीवी से कहा, खबरदार अपना चेहरा छुपाओ, किसी सूरत बेटी से मिलने की ज़रूरत नहीं। माँ का दिल रुबाब के लिए तड़प रहा था, लेकिन शोहर की वजह से वो खामोश थी और बदकिस्मती से
जहाज में उसकी सीट भी एक दूसरे के आमने सामने ही थी। असलम साहब अपनी सीट से उठे, जहाज के बाथरूम में गए, सोचने लगे कि बेटी का क्या करूं। मेरे पास मारने के लिए कुछ औजार ऐसा वैसा नहीं। फिर अचानक पास आई और बेटी का गला दबाना चाहा। जहाज में मौजूद लोगों ने, स्टाफ ने उससे छुड़ाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसने बेटी को छोड़ा, वरना वो मारने ही वाला था। रुबाब सोच भी नहीं सकती थी कि अपने बाप से उनकी मुलाकात होगी। रुबाब अपनी माँ से भी मिली, बहुत रोई। उसकी मंजिल अलग हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान रुबाब ने अपनी माँ को अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया ताकि माँ से रब्ता रहे। उम्र की शहादत हासिल की। असलम साहब घर वापस आए तो पता चला कि तौसीफ ने अपनी बीवी को मार दिया। उसने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया। फिर जब वो मर गई तो उसे पंखे के साथ लटका दिया और कहा इसने खुदकुशी की है। लेकिन उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसने अपनी बीवी को जान से मारा। रुबाब की माँ ने असलम साहब से फकत इतना कहा कि उस दरिंदे से अगर मेरी बेटी की शादी हो जाती तो यकीनन आज उस लड़की की जगह मेरी बेटी पंखे के साथ लटकी हुई होती। असलम साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी से रब्ता किया, फिर उससे मुलाकात की, अपनी गलती की माफ़ी मांगी, अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोए। कुछ लोग खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं, जो आपका एहसास करते हैं। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, दिल के होते हैं। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।